ढोलकपुर गांव में सुरेश अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था। उसे जहाँ तक बन पड़ता वह सबकी हमेशा मदद किया करता था। सुरेश का एक आम का बगीचा था। जून का महीना आ चुका था और सुरेश के बगीचे के आम भी पकने लग गए थे। सुरेश बगीचे से आम तोड़कर उसे शहर में ले जाकर बेचा करता था। उससे जो भी आमदनी होती उसी से उसके घर का खर्च चलता था और वह उसी में से जरूरतमंदों की मदद भी किया करता था। सुनो जी, आप बिना सोचे समझे हर किसी की मदद कर देते हो, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं हमारी मदद करने तो कोई नहीं आता। बस आप ही दानी की तरह दूसरों का सोचते रहते हो। अरे भाग्यवान, तुम फिर से शुरू हो गई। देख, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। और क्या फर्क पड़ता है कोई हमारी मदद करे ना करे। मुझे तो दूसरों की मदद करके बड़ा सुकून मिलता है। वह सुकून इस दौलत में कहाँ। रेखा माथा पीटते हुए रसोई में खाना बनाने चली जाती है। घर सुरेश के साथ मोहन भी आम बेचने जाया करता था। दोनों एक ही जगह आम बेचा करते थे। मोहन बहुत ही दुष्ट और लालची इंसान था। मोहन जब भी खाना खाने या किसी और काम से बाहर जाता तो सुरेश उसके आम की रेहड़ी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। सुनो भैया, आम कैसे दिए? बहन जी, 50 रुपए किलो आम है। भैया, आम मीठा तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बहन जी, आप आकर देख लीजिए। ठीक है भैया, आम तो वाकई में मीठे हैं। इस रेहड़ी पर तो कोई दूसरा आदमी रहा करता था ना? हाँ बहन जी, वह अभी खाना खाने गया है। वह दूसरी मेरी रेहड़ी है। भैया, आपके रेहड़ी पर तो कोई नहीं है। आप अपना काम छोड़कर दूसरे का आम बेच रहे हो। अरे बहन जी, एक ही गांव के तो लोग हैं, एक दूसरे की मदद तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा बहन जी, बताइए कितने आम दूं? 5 किलो दे दो भैया। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सुरेश है बहन जी। सुरेश एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वह इतना अच्छा था कि जब भी मोहन अपनी रेहड़ी पर नहीं होता था तो वह उसका पूरा काम किया करता था। लेकिन मोहन लालची और स्वार्थी इंसान था। वह कभी सुरेश के बारे में नहीं सोचा करता था। जब कभी सुरेश अपनी रेहड़ी पर नहीं होता तब मोहन उसके ग्राहकों को भी अपनी रेहड़ी के पास बुला लिया करता था। ऐसे ही एक दिन शाम को। अरे बहन जी, क्या हुआ? उधर क्यों जा रही हैं? आम खरीदना भूल गई क्या? अरे नहीं भैया, हमेशा तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, पर आज मैं आपके दोस्त सुरेश के पास से आम खरीद। बेचारा हर रोज अपना काम छोड़कर तुम्हारे ग्राहकों को देखता है। आपको तो बहुत ही अच्छा दोस्त मिला है। हाँ, जाइए। ये सुरेश तो अच्छाई का नाटक करके मेरे ही ग्राहकों को भड़का रहा है। इसको तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। मोहन सुरेश की अच्छाई को बुराई समझने लगा, लेकिन सुरेश अपने अच्छे व्यवहार और कामों से सबका दिल जीत लेता था। सभी ग्राहक अब सुरेश के पास ही आते थे। सुरेश शाम तक अपना पूरा आम बेच लेता था और मोहन जो था उसका आधे से भी ज्यादा आम बच जाया करता था। मोहन अगले दिन फिर उसी आम को बेचने ले आता था, जिस वजह से उसके जो भी थोड़े बहुत ग्राहक थे उन्होंने भी मोहन से आम खरीदना बंद कर दिया। यह सब देखकर मोहन की नफरत सुरेश के प्रति और बढ़ जाती है। क्या हुआ मोहन? लगता है तुम्हारा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक काम करो, तुम अपनी रेहड़ी भी मेरी रेहड़ी के साथ लगा दो। जब लोग मेरे पास आम खरीदने आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि तुमसे भी आम खरीद लें। अच्छा, तो मैं अब इसकी दया पर जीऊंगा। जो करना था वो तो कर दिया, ऊपर से अच्छाई का नाटक कर रहा है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम कैसे चलाना है अच्छे से पता है। मोहन उसी रात जब सब सो गए थे तब चुपके से सुरेश के आम के बगीचे में जाकर उसके सारे आम के पेड़ में आग लगा देता है। सुरेश अगले दिन जब अपने बगीचे में आम तोड़ने आया तो सभी पेड़ों को जलता देख उससे कुछ समझ नहीं आया। वह उदास मन से वहीं बैठ गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं रेखा को ये सब कैसे बताऊंगा? उस बेचारी का तो रो कर बुरा हाल हो जाएगा और फिर मैं लोगों की मदद भी नहीं कर सकता। हे भगवान,
अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तभी सुरेश के पास एक चिड़िया आकर बैठ जाती है और वह सुरेश को उदास देख कारण पूछती है। सुरेश उसे सब कुछ बता देता है। बस इतनी सी बात, तुम इसके लिए इतना दुखी हो? नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं दुखी हूँ, पर अब मैं क्या करूँगा यह सोचकर थोड़ा चिंतित हूँ। अरे सुरेश, तुम दुखी मत हो। इतना बोलकर चिड़िया सुरेश को आम की एक गुठली लाकर देती है। इस आम की गुठली को अपने बगीचे में लगा दो, इससे सोने का आम देने वाला पेड़ उगेगा जो 12 महीने आम से लदा रहेगा, जिसे बेचकर तुम जितने चाहे उतने लोगों की मदद कर सकते हो। सुरेश को चिड़िया की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वह चिड़िया की तसल्ली के लिए गुठली को वहीं जमीन में गाड़ देता है और फिर घर चला जाता है। अगले दिन जब वह सुबह बगीचे में आता है तो वह देखकर एकदम हैरान हो जाता है। उसके बगीचे में एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था और उस पर सोने के आम लटक रहे थे। यह देखकर सुरेश के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह, ये तो सच में सोने का आम देने वाला पेड़ है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और फिर उन आमों को बेचकर सुरेश बहुत अमीर बन जाता है और लाचार लोगों की मदद हमेशा करता रहता है। और फिर अपने गांव वालों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, घर, जरूरत की सारी चीजें बनवाता है। लोग सुरेश की तारीफ करते नहीं थकते और सभी इस गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नदी में जादुई आम का पेड़। बनारस शहर के एक छोटे से गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। आम का सीजन चल रहा था तो खुशबू की माँ खुशबू को आम लेकर खाने को देती है। खुशबू आम को लेकर घर के बाहर खा रही थी, तभी महक वहाँ आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आम की। तुम ये कहाँ से लाई हो खुशबू? बहुत अच्छे आम है, पीले पीले। इसको देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मुझे भी एक खाने को दे दो ना। ना बाबा ना, मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। ये आम मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दूर से लाए हैं और ये कोई ऐसा वैसा आम नहीं है। ये बनारस का सबसे मशहूर आम है। तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता इसके बारे में, जाओ यहाँ से। प्लीज खुशबू दे दो ना थोड़ा, मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने का। हद है, मैंने मना किया ना तुम्हें, समझ नहीं आ रहा। ये आम बहुत महंगे हैं और ऐसे आम खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, समझी? अच्छा मुझे एक टुकड़ा ही दे दो ना। नो नो नो, तुम देख कर ही तसल्ली करो, खाने को तो मिलेगा नहीं। खुशबू प्लीज यार, टुकड़ा नहीं तो गुठली ही दे दो ना प्लीज। महक के लाख मिन्नत करने पर भी खुशबू उसे आम नहीं देती है और गुठली भी दूर नाली में फेंक देती है और महक को डांट कर भगा देती है। महक घर जाकर उदास हो जाती है। महक को यूं उदास देखकर उसकी माँ बोलती है, महक बेटा इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी फ्रेंड है ना खुशबू, वो आम खा रही थी, मैंने मांगा तो नहीं दिया और डांट कर भगा दिया मुझे, और तो और गुठली भी दूर फेंक दी। महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की आम खाने की लालसा को देखकर उसकी माँ बोलती है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया रानी उदास है, चलो मेरे साथ, तुम्हें आम खिलाकर लाती हूँ। वह उसे नाव में बैठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ, मैंने तो आम मांगा था, तुम मुझे नदी में ले आई। अच्छा मैं समझ गई, हम सुबह से शाम तक नदी में मछली पकड़ेंगे और फिर उसे बाजार में बेचकर आम खरीदेंगे, है ना? नहीं मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी। इस नदी में एक जादुई पेड़ है, अगर तेरी किस्मत हुई तो आज हमें वो पेड़ जरूर दिखेगा। नदी के बीचों बीच पहुंचने पर महक को पके पके मीठे आमों से लदा एक पेड़ दिखाई देता है। माँ, ओहो, ये तो कितने सारे आम हैं। माँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो इसके सारे आम तोड़ लूंगी और घर ले जाऊंगी। मैंने कहा था ना जादुई आम का पेड़ है, इसमें से हम सिर्फ एक ही आम तोड़ सकते हैं। पर क्यों माँ, इसमें तो कितने सारे आम हैं, फिर सिर्फ एक आम क्यों? हम इसमें से सारे आम तोड़ लेंगे और गांव ले जाकर इसे बेचेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। नहीं बेटी, लालच में मत पड़ो, बस एक आम तोड़ लो। अब
जल्दी, मैं यहीं बैठी हूँ, धूप भी तेज है। और उसकी माँ वहीं सो जाती है। लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। इस जादुई पेड़ से सिर्फ एक आम तोड़ने को बोल रही है, इसमें तो बहुत सारे आम हैं। जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं तो बहुत सारे आम तोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। इतना बोलकर महक सारे आम तोड़कर नाव में रख लेती है। आम का भार नाव सह नहीं पाया और वो अचानक डूबने लगता है। ये देखकर महक डर गई और अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ उठो, माँ उठो, माँ ये देखो हमारी नाव डूब रही है। नाव को आम से भरा देख उसकी माँ बोली, ये क्या की बेटी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, बस एक आम तोड़ने को कहा था। अब देखो तुम्हारी लालच की वजह से हम डूब रहे हैं, कुछ तो करो माँ वरना हम डूब जाएंगे। तभी उनके रोने की आवाज़ सुनकर कस्तूरी डायन आती है और उनसे रोने का कारण पूछती है। फिर महक की माँ सारी बातें उस डायन को बताती है और मदद करने की गुजारिश करती है। डायन को उस पे दया आ जाती है और वह बोलती है, मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मुझे पानी में बहुत भूख लगती है। अगर मैं पानी में आई तो तुम्हें मुझे कुछ न कुछ खाने को देना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। हाँ हमें मंजूर है, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, हम तुम्हें जितना चाहो उतना आम खिला सकते हैं। मैं यहाँ से एक एक आम फेंकती जाऊंगी और तुम खाते रहना। फिर डायन नाव को खींचकर नाव को किनारे ले जाने लगी है और महक डायन के मुंह में आम फेंकती रहती है और डायन दोनों को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है। किनारे तक पहुँचाते पहुँचाते नाव में रखे जितने भी आम थे वह सारे खत्म हो जाते हैं और लास्ट का सिर्फ एक ही आम बचता है। थैंक यू डायन जी, आज आप ना होती तो हमारी जान नहीं बचती। मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, ना मैं लालच करती और ना हमारी नाव डूबती। तुम चिंता मत करो महक, इस आम में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है, अब तुम घर जाओ। घर जाकर महक ने जैसे ही आम काटा वैसे ही आम में से सोना चांदी ढेरों रुपए और आम का ढेर लग जाता है। माँ ये क्या, इस आम से तो ढेरों रुपए और सोने चांदी और आम की ढेर लग गई। अरे वाह माँ, ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है बेटी। अच्छा महक ये बताओ, अब इतने सारे सोने चांदी और आम का क्या करोगी? अच्छा माँ, मैं अब समझ गई हूँ, लालच नहीं करनी चाहिए। अगर मैं लालच करूँगी तो जो कुछ भी है मेरे पास वो नहीं बचेगा और मैं बर्बाद हो जाऊँगी। माँ, मैं इन सब चीज़ों को गरीबों में बांटूँगी और सबकी मदद करूँगी। शाबाश मेरी गुड़िया। इस तरह महक ने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाया और फिर गांव में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की और फिर उस आम को पूरे गांव में बांटा। सुनो मेरी प्यारी बच्ची, जब तक मैं लौट कर नहीं आती यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर टूनी खाने की तलाश में चली जाती है। वह खाने की तलाश में दूर निकल जाती है। लौटते लौटते शाम हो जाती है और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। तेज बारिश होने के कारण टूनी बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, अचानक इतनी तेज बारिश कहाँ से होने लगी? मुझे जल्द ही घर पहुँचना होगा। उसे रास्ते में एक गुफा दिखती है। टूनी सोचती है, मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाती हूँ, शायद बारिश रुक जाए जल्द। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा होती है कि रात हो जाती है। सारी रात टूनी बारिश बंद होने का इंतजार करती रहती है, लेकिन बारिश सुबह होने तक बंद नहीं होती। बारिश बंद होते ही टूनी अपने घोंसले पर पहुंचती है और देखती है वहां उसका बच्चा नहीं होता। टूनी हर जगह अपने बच्चे को ढूंढती है, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिलता। टूनी दुखी होकर रोने लगती है। वह बहुत देर तक रोती रहती है। तभी चुनमुन चिड़िया वहाँ से गुजर रही होती है। टूनी को रोता देख उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? टूनी चुनमुन को पूरी बात बताती है। वह कहती है उसका बच्चा कहीं खो गया है। उसके बाद
चुनमुन कहती है, टुनी, मुझे रास्ते में रंगीले कौवा भाई का घर दिखा था। वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी था, शायद वह तुम्हारा बच्चा हो। धन्यवाद चुनमुन, मैं जाती हूँ रंगीले कौवे भाई के घर। यह कहकर टुनी उड़ जाती है और पहुँच जाती है रंगीले कौवे के घर। अरे टुनी, कैसी हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लो संभालो अपने नटखट बच्चे को, बड़ा ही प्यारा बच्चा है ये। रंगीले भाई, अगर आप न होते तो मेरे बच्चे का क्या होता। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। टुनी अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है और वापस अपने घोंसले में चली जाती है।